नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलान जंग। देश में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं और इन सब के बीच देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग आज दोपहर से बेबस हैं, लाचार हैं, परेशान हैं। किसानों के दिल्ली कूच की वजह से आज नोएडा में हर तरफ जाम की स्थिति है। ये तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद की तरफ जाने और आने वाले लोग दोपहर बाद से ही परेशान हैं। जगह जगह पुलिस ने बिना किसी तैयारी के रास्ते बंद कर दिए हैं। किसान सड़क पर हैं, लिहाजा आम लोग जो दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद की तरफ नोएडा से नौकरी के लिए जाते हैं वो परेशान हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी जिसमें स्कूली बच्चे अब से कुछ ही देर पहले जो बस में फंसे हुए थे, जगह जगह जाम में लोग फंसे हुए थे, एम्बुलेंस फंसी हुई थी। अब इससे जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आपको देने जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये कि आंदोलन खत्म हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोगों के परेशानियों से जुड़ी हुई। ये पहले ये आंदोलन की तस्वीरें उस वक्त की देख लीजिए। अभी बड़ी अपडेट ये है कि दिल्ली में किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है। बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। 5 घंटे के आंदोलन के बाद किसान सड़क से हटने लगे हैं। 5 घंटे ये चला। 8 दिनों में लगातार ये मांग की जा रही थी। किसान अपनी मांगों पर अड़े थे, आज सड़क पर उतर आए, उससे भयंकर परेशानी हुई। 5 घंटे के आंदोलन के बाद अब किसान जो है वो सड़क से हटे हैं। 8 दिनों में मांगे मानने का भरोसा दिया गया है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये प्रशासन ने माना है कि 8 दिनों में जो उनकी मांग है उनको मान लिया जाएगा। इसलिए अब जो किसान हैं वो सड़क से हट गए हैं। अब सीधा हम आपको लिए चलेंगे वरुण जैन के पास। वरुण, क्या भरोसा दिया गया, क्या बातचीत हुई है तब ये किसान हटे? अपडेट दीजिए जरा। देखिए, बिल्कुल एक हाई लेवल कमेटी बनाकर 8 दिनों के अंदर जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा करने और उन पर विचार करने का एक आश्वासन दिया है। हालांकि 8 बजे जो कमिश्नर है उनके साथ जो किसान नेता है उनकी मीटिंग होगी और इस आश्वासन के बाद अब जो किसान है वो हटना शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर पूरी तरीके से बंधक सा बन गया था, ट्रैफिक जाम की स्थिति बॉर्डर पर कुछ ऐसी देखने को मिल रही थी कि कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था, वो अब इस आश्वासन के बाद आंदोलन को खत्म करने की बात किसानों की तरफ से कही गई है। और उसके बाद फिलहाल अगर आपको थोड़ा सा बॉर्डर की स्थिति दिखाऊं तो आपको जो बिल्कुल रेंगता हुआ ट्रैफिक था, जो कि बिल्कुल या तो रुका हुआ था या रेंगता हुआ चल रहा था, उसमें कुछ रफ्तार जरूर देखने को मिल रही है। और उसकी वजह यही है क्योंकि अब किसान हटना शुरू हो रहे हैं। पुलिस ने भी जो बैरिकेड्स जगह जगह बीच में लगाए थे उनको भी हटाना शुरू कर दिया है और उसी के चलते अब तो कुछ जो खुलने लगे हैं, व्यवस्था है वो कुछ बेहतर होती हुई नजर आ रही है। तो रास्ते खुलने लगे हैं क्योंकि किसानों की जो मांग थी वो मान ली गई है। रिया भी स्क्रीन पर दिख रही है। कुछ देर पहले जब उनसे मैं जुड़ा हुआ था तो उन्होंने दिखाई थी तस्वीरें। रिया, अब आप किस इलाके में हैं और अभी ट्रैफिक का क्या हाल है, लोगों की परेशानी का क्या हाल है, बताइए जरा। जी विवेक, मैं इस वक्त महामाया फ्लाईओवर के जस्ट नीचे हूँ। यहाँ से आपको 2 रास्ते नजर आएंगे। एक ये परी चौक की तरफ रास्ता जा रहा है और ऊपर ये महामाया फ्लाईओवर है। दोनों ही रास्तों पर इस वक्त जाम है क्योंकि किसानों का जो आंदोलन है वो खत्म जरूर हुआ है, जो उनका जो प्रदर्शन था वो खत्म जरूर हुआ है, लेकिन ट्रैफिक को छटने में अभी समय लगेगा। और ये वो समय है जब लोग अपने ऑफिस से वापस जा रहे हैं। और यहाँ पर मेरे साथ विष्णु जी मौजूद हैं। भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं जी फरीदाबाद। हाँ जी, फरीदाबाद। अच्छा, तो ये कब से? अभी तो थोड़ा खुला है। कब से आप यहाँ पर फंसे हुए हैं? हम जी सुबह ड्यूटी आते हैं, सुबह भी जाम था। अभी कब से फंसे हुए हैं? अब तो हमें जो है 15-20 मिनट हो गया है। काफी जो जाम है वो यहाँ पर लगा हुआ है। ये भी लगभग आधे घंटे से यहाँ पर फंसे हुए हैं। और इसी तरीके की तस्वीर आप देखिए। ये जो ट्रैफिक है अभी खुला है, हल्का ट्रैफिक, हल्की बैरिकेडिंग खोली गई है, लेकिन महामाया फ्लाईओवर ऊपर और नीचे ये जो रास्ता परी चौक चलने लगा है, इससे क्या है कि लोगों को थोड़ी तो राहत मिलेगी। मदीहा, ये ट्रैफिक जाम हो गया था, अभी ट्रैफिक खुल गया है, लेकिन हम ये बात क्यों ना कहें कि पुलिस ने इसके लिए तैयारियां नहीं की थी। मैं जब रास्ते में आ रहा था, मैं भी पैदल आ रहा था, और जब लोगों से मैंने बातचीत की कि क्यों इतना जाम लगा हुआ है, तो कई लोगों का तो ये कहना था कि पुलिस ने तैयारी नहीं की, जहां तहां जैसे देखा घबरा के कर दी बैरिकेडिंग। तो उनके द्वारा भी किया गया ये काम है कि जाम लग गया और ज्यादा। देखिए, जैसे आपने कहा कि पुलिस ने जल्दबाजी में तैयारी कर दी,
ये तैयारी इसलिए भी शायद ज़रूरी थी क्योंकि अब से कुछ वक्त पहले किसान आंदोलन, एक बड़ा किसान आंदोलन जो है वो देखा गया था। और वो किसान आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ था उसका एक बड़ा मेजर पॉइंट था ये चिल्ला बॉर्डर। ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर है। कुछ वक्त पहले किसान यहीं बैठे थे और यहाँ से एक बड़ा आंदोलन जो था उसकी शुरुआत हुई थी। आज फिर जब किसान जुटना शुरू हुए महामाया फ्लाईओवर की तरफ, नोएडा की तरफ, तो उसके बाद ये खास बॉर्डर एरिया है, दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है। यहाँ पर कई लेयर बैरिगेटिंग की गई। एक तो ये बैरिगेटिंग की तस्वीर है, दूसरी तस्वीर क्या है? दूसरी तस्वीर जरा ये दिखाएं मेरे कैमरा पर्सन कि आरएफ की तैनाती, बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस की तैनाती। उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो एक और महत्वपूर्ण तस्वीर देखने के लिए मिलेगी जो कि हमने पिछले आंदोलन जो थे उसमें भी देखी थी कि क्रेन्स आई थी और क्रेन्स के जरिए, मैं चाहूंगी तस्वीर उस तरफ की दिखाई जाए, क्रेन्स के जरिए जो सीमेंट बैरिगेड्स थे उनको भी लगा दिया गया था। आधी सड़क जो है वो सीमेंट बैरिगेड से। और ये देखिए पुलिस ने इस तरह से एक अपना डेस्क जो था वो भी बना लिया गया था जहां पर जो आला अधिकारी थे वो तो यहाँ पर इन लोगों ने ब्लॉक्स लगा दिए। हाँ, मंशा साफ थी कि लोगों को पहुंचाया जाए, रोका जाए किसानों को, लेकिन जो हुआ वो काफी विभत्स था। दिव्यांकर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। दिव्यांकर, कुछ देर पहले जब आप थे, 3-3 घंटे से 2-2 घंटे से जो लोग थे वो फंसे हुए थे, स्कूली बच्चे जो थे वो भी फंसे हुए थे। प्रशासन की ये जिम्मेदारी थी कि अगर उन्होंने ऐसा प्रदर्शन देखा सुबह से ही जब खबर मिल गई थी, तो क्या कोई रास्ता बनाया नहीं जा सकता था जिससे एम्बुलेंस और स्कूल बस, छोटे बच्चे, जो जरूरी काम करने वाले लोग हैं, उनको रास्ता दिया जाता, उससे वो चले जाए? तो ये लापरवाही प्रशासन की भी है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से जिस तरह से का जो प्रदर्शन, बड़ा प्रदर्शन था, हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो सड़कों पर निकले हुए थे, तो जाहिर सी बात है लोगों को, और जो साफ तौर से जो लोग 4 व्हीलर लेकर चलते हैं उनके लिए परेशान करने वाली जो तस्वीर थी वो निश्चित तौर पर आती है, जिसके लिए प्रशासन को ज़रूर एहतियात बरतने चाहिए थे या फिर कुछ और वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो है वो करनी चाहिए थी। लेकिन अभी की क्या स्थिति है, हम फिलहाल जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर किसानों का जो प्रदर्शन है वो चल रहा था। कमिश्नर की ओर से जिस तरह का जो प्रदर्शन चला दोपहर में 1 बजे के आसपास जो शुरू हुआ, उसके बाद अब कमिश्नर की ओर से आश्वासन मिला है और जो किसान हैं वो फिलहाल जो एक्सप्रेसवे पर जाम करके बैठ गए थे। ग्रेटर नोएडा से ये रास्ता आगे दिल्ली की ओर जाता है और यहाँ से ये जो रास्ता है आप देख पाएंगे, ये रास्ता पूरी तरह से बंद है क्योंकि यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए थे। और हम टॉप एंगल से आपको तस्वीरें दिखाएं, ऊपर कैमरा पर्सन मेरे सतेन आपको दिखाएंगे इस तरफ की तस्वीर, थोड़ी राइट साइड की। तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं, इसके अलावा जो फायर की गाड़ियाँ हैं, इसके अलावा तमाम जो बसें हैं वो भी आपको यहाँ पर खड़ी हुई नजर आएंगी। ये रास्ता ग्रेटर नोएडा से होते हुए सीधे दिल्ली की ओर जाता है और चूंकि किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, प्रदर्शन चल रहा था, दिल्ली जाने की जो तैयारी है वो किसान आज दिल्ली जाना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने यहीं पर इन्हें रोक दिया, जिसके चलते ये जो जाम वाली स्थिति है वो बन गई और ये रास्ता पूरी तरह से अभी भी फिलहाल यहाँ पर लेकिन धीरे धीरे जाम हटना शुरू हो गया है। लेकिन क्योंकि यही मुख्य केंद्र रहा था तो समस्या तो साफ दिखने लगी थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अपडेट दिया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब किसानों का प्रदर्शन खत्म हो गया है, 8 दिनों की उनको डेडलाइन दे दी गई है और अब वो लोग घर लौट रहे हैं, रास्ता साफ होने लगा है, जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलने लगा है। बात करेंगे जयंत चौधरी की। 2 दिनों से जयंत चौधरी ने जो किया है उस पर सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस इस बात का कि वो एनडीए में जाएंगे या नहीं जाएंगे। सूत्र बता रहे हैं कि जयंत चौधरी से डील हो गई है और वो जल्द एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने संकेत दे दिए हैं कि जयंत चौधरी उनसे दूर जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के उच्च सूत्रों ने पुष्टि की है कि जयंत बीजेपी के साथ जा रहे हैं। रामगोपाल यादव ने यहां तक कह दिया कि उनके रहने से या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले जयंत चौधरी ने अपने तमाम कार्यक्रम रद्द किए और अब पार्टी ने अपने नेताओं को मीडिया में बयान देने से मना करके सियासी सस्पेंस गहरा कर दिया है। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह बयान जारी किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता जयंत चौधरी के हर फैसले के साथ है। पार्टी की गरिमा बनाए रखने के लिए कोई नेता अगली सूचना तक मीडिया में बयान न दे। एबीपी न्यूज ने पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में आरएलडी समर्थकों से बात की और जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की अटकलों को लेकर सवाल किया। समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल का अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच हमारी 7 सीटों पर समझौता हुआ था और 4 कैंडिडेट समाजवादी अपने लड़ाना चाह रही है और उससे
क्षेत्रवासियों में और हमारे जो लोक दल के कार्यकर्ता है उसमें सभी में रोष है। इसलिए चौधरी साहब को मजबूरी में एनडीए में भाजपा में जाना पड़ रहा है। जनता की मजबूरी है अपने नेता के पीछे रहना। जहाँ नेता रहेगा वोट तो जनता वहाँ करेगी। अगर एनडीए में जा रहा है चलो ठीक है, एनडीए में जा रहा है, भाई नेता है उसकी मर्जी है। भाई सरकार में रह गई जयंत चौधरी कुछ कर सकते हैं किसानों के लिए, अन्यथा नहीं चप्पल घसीटते किसान भी थक लेंगे और जयंत चौधरी भी थक लेंगे। अगर ये गठबंधन हुआ किसको फायदा होगा? ये जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय लोकदल को तो जो तुरंत फायदा है, भाजपा को फायदा मिलेगा। जाट वोट बैंक मिलेगा जो उसके खिलाफ है, जो ज्यादातर भाजपा के साथ में नहीं जाता, जो आरएलडी के साथ ही जाता है, भाजपा को फायदा मिलेगा। वो जो हिंदुत्व की वोट डिस्ट्रीब्यूट होती थी वो कम से कम होने से बच जाएंगी। अच्छा, सबसे बड़ा जो वोटें बढ़ जाती थी जी, वो अब जो है टोटल की टोटल एक तरफा आ जाएंगी। अब की बार 400 पार तो है ही, हो सकता है और 450 ही न पहुंच जाए। लोकदल के जाने से समाजवादी को बहुत नुकसान हो जाएगा। समाजवादी हो सकता है यहाँ जीरो हो जाए और लोकदल साथ आ जाएगा। लोकदल और बीजेपी का गठजोड़ होने पर तो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश से बाकी सब दलों का सफाया हो जाए। चौधरी साहब ने एक बात कही थी, चरण सिंह ने, कि किसानों एक नजर खेत पर रखो, दूसरी दिल्ली की गद्दी पे। तुम सत्ता हत्याओ और अपने फैसले अपने हित में स्वयं करो। तो सत्ता भी हत्याने का एक हमारा एम है। इन्हें पता लग गया कि अब बीजेपी बहुत बड़े उसमें आने वाली है, इसलिए उसे ज्वाइन कर रहे हैं। और राजनीतिक लोगों का होता ही है कि आगे कहाँ बेनिफिट मिलेगा, और इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जो किसान आंदोलन के थोड़ा बहुत प्रभाव अभी तक रह गया था वेस्टर्न यूपी में, वो भी अब समाप्त हो जाएगा। क्या जयंत चौधरी चले जाएंगे भाजपा गठबंधन में, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर विरोध किसानों का रहा होता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को कितनी सीटें मिली विधानसभा के चुनाव के अंदर, आपने देखा? तो जाना चाहिए जयंत चौधरी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो जाना चाहते हैं बिल्कुल जाना चाहिए। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में आनी है भाजपा की, इसलिए जयंत चौधरी को लग रहा है, जयंत चौधरी का विरोधियों को लग रहा है कि ये सीटें सब भाजपा के खाते में जाने वाली हैं, इसलिए हमें भाजपा के साथ आना चाहिए। अब हवा बिल्कुल बदल चुकी है मोदी जी के नेतृत्व में। अभी तो जयंत चौधरी आ रहा है, अभी देखना कितने चौधरी और आएंगे। जब दोनों दल आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का लाभ जरूर मिलता है। अच्छा, हाँ, तो इससे जयंत चौधरी को भी लाभ होगा, बीजेपी को। चौधरी साहब बात करते हैं, वो किसानों की, कमरों की, मजदूरों की, युवाओं की बात करते हैं, तो जो भी फैसले लेंगे वो सम्मान्य है। समर्थक जयंत के फैसले के साथ हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ जयंत की अभी पॉलिटिकल गाड़ी चल रही थी वो बेचैन है। पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक झुंझुलाहट को देखिए। सर, जयंत चौधरी पे क्या, जयंत चौधरी से आप लोग बातचीत कर रहे हैं, उनके बीजेपी में के साथ जाने की चर्चा है? देखो भाई, सबके साथ हमारे लोग टीम है, वो टीम बात कर रही है और वासनिक के नेतृत्व में 6 मेंबर की टीम है। हर जगह हम कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हर चीज डिस्क्लोज प्रेस को नहीं कर सकते जब तक वो ये नहीं बनता। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर कह दिया कि जयंत के जाने से फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएलडी का जो बेस वोट था वो पहले ही बीजेपी को चला गया। इस बीच एबीपी न्यूज को समाजवादी पार्टी के उच्च सूत्रों ने भी कंफर्म किया है कि जयंत एनडीए के साथ जाने का मन बना चुके हैं। जयंत और बीजेपी दोनों एक दूसरे की राजनीतिक जरूरत है। पहले देखिए कैसे बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में जयंत के साथ आने का तात्कालिक फायदा मिलने जा रहा है। यूपी में कुल 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। बीजेपी को 7 सीटों पर जीत बड़ी आसानी से मिल जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीटें आसानी से जा रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए 3 अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में अगर जयंत चौधरी राज्यसभा चुनाव से पहले पलटी मार लेते हैं तो समाजवादी पार्टी सिर्फ 3 वोटों से अपने उम्मीदवार को जिता नहीं पाएगी। ऐसे में दूसरी वरीयता के आधार पर बीजेपी गठबंधन अपने 8वें उम्मीदवार को जिता सकता है। यूपी में 1 सीट जीतने के लिए 37 वोट चाहिए। समाजवादी पार्टी के पास 108 और आरएलडी के पास 9 वोट है। 3 सीट जीतने के लिए समाजवादी पार्टी को 111 वोट चाहिए। मतलब जयंत पहला तोहफा बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में देंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी जयंत की पसंद को 8वें उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा भेज सकती है। जहां तक गठबंधन में आने के लिए डील का सवाल है तो बीजेपी जयंत को 2 सीटों के साथ केंद्र में मंत्री पद का ऑफर दे रही है। अब जरा उत्तर प्रदेश विधानसभा की स्थिति समझिए, जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि कैसे जयंत बीजेपी के साथ जाते हैं तो एनडीए को फायदा होगा। असल में इस वक्त विधानसभा में 4 सीट खाली है और कुल 399 विधायक हैं। इनमें बीजेपी के 252 हैं,
अपना दल के 13, निषाद पार्टी के 6 हैं, एसबी एसपी के 6 विधायक हैं जो एनडीए में हैं। विपक्ष में अभी एसपी के 108 विधायक हैं, आरएलडी के 9 हैं, कांग्रेस के 2 हैं, जनसत्ता पार्टी के 2 हैं और बीएसपी के 2 विधायक हैं। आरएलडी के 9 विधायक एनडीए के साथ जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवारों का राज्यसभा जाना फंस जाएगा और बीजेपी दूसरी वरीयता को आधार बनाते हुए 8 सीटें जीत लेगी। तो यह है पूरा खेला जो समझने की जरूरत है। जयंत चौधरी का एनडीए में आना तय लग रहा है तो बीजेपी ने कुनबा बढ़ाने के लिए पुराने और सहयोगियों को साथ लेने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। बड़ी अपडेट जान लीजिए कि जयंत का एनडीए में शामिल होना तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं, एसपी के उच्च सूत्रों ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होंगे, तय हो गया है, ये बात तय हो गई है, ये पूरी डील तय हो गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जयंत का एनडीए में शामिल होना तय हो गया है। उच्च सूत्र जो बता रहे हैं उसके हिसाब से हम आपको यह खबर दे रहे हैं कि जयंत एनडीए में शामिल होंगे ही, ये तय हो गया है। जयंत का एनडीए में शामिल होना तय हो गया है। जल्दी ही इस बात की घोषणा हो जाएगी, एनडीए में शामिल हो जाएंगे। इस बात का अंदाजा तो समाजवादी पार्टी के बयान से ही लग गया था। पहले ये कह रहे थे कि नहीं, वो सेकुलर की लड़ाई लड़ेंगे, वो नहीं जाएंगे। उसके बाद से जो बयान आया उनके ओर से, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि वो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 हफ्ते में इस बात की घोषणा भी हो सकती है कि जयंत चौधरी एनडीए के साथ चले गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि जयंत चौधरी का एनडीए में शामिल होना लगभग तय हो गया है। विकास भदौरिया मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं मेरे साथ फोन लाइन पे। विकास, तय हो गया है और 2 हफ्तों में ही घोषणा हो गया, उससे पहले भी हो सकती है? विकास, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। विकास, मैंने पूछा कि एनडीए में जयंत चौधरी का जाना तय हो गया है और 2 हफ्ते में घोषणा होगी, इससे पहले भी घोषणा हो सकती है क्या? या बिल्कुल, देखिए, जो हमें टेंटेटिव टाइम बताया गया है, हमें उच्च पदस्थ सूत्रों ने जानकारी दी कि आरएलडी के साथ जो एनडीए में वापसी की डील है वो तय हो चुकी है। 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट आरएलडी को दी जाएगी, यानी कि 2 लोकसभा सीट आरएलडी लड़ेगी और 1 राज्यसभा की सीट उसको चुनाव के बाद दी जाएगी। जाहिर तौर पर इसकी घोषणा की टाइमिंग जो है वो 2 हफ्ते के भीतर होगी, लेकिन कब की जाएगी ये दोनों पार्टियों के नेतृत्व आपस में बैठ के तय करेंगी। बताया ये जा रहा है कि जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, उसके आसपास आरएलडी की बीजेपी में एनडीए में शामिल होने की घोषणा की जाएगी, बीजेपी के साथ गठबंधन की घोषणा की जाएगी, ताकि संदेश भी ये भी जाए कि इंडिया का जो गठबंधन है वो बिखर रहा है और एनडीए का गठबंधन जो है वो और ज्यादा मजबूत हो रहा है। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि जब ये घोषणा हो तो फिर इसका एक मैसेज जो है खासतौर पर जाट समुदाय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और राजस्थान में जो कि फैला हुआ है, उसमें भी एक मैसेज जाए कि जाटों का जो नेतृत्व है, जो चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह की विरासत है, वो बीजेपी के गठबंधन में एनडीए के साथ है और इसका भरपूर लाभ जो है चुनावों में मिले। तो मथुरा सीट पर जो कयास लगाए जा रहे थे, वो अब क्या वो जयंत चौधरी की पार्टी को मिल जाएगी? देखिए, अभी ये कहा स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौन सी सीट दी जाएंगी। अभी हमारे सूत्रों ने इस बात का तस्दीक की है कि 2 सीटें लोकसभा की, 1 राज्यसभा की दी जाएगी, लेकिन अभी सीटों को लेकर किन सीटों पर सहमति बनी है, दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश की होंगी। बागपत। ठीक है विकास, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ये बात तय हो गई है कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, इंडिया कमजोर, एनडीए की वापसी पर जोर। दरअसल जयंत चौधरी, राज ठाकरे का एनडीए में आना तय लग रहा है, तो बीजेपी ने कुनबा बढ़ाने के लिए पुराने और सहयोगियों को साथ लेने के रणनीति पर काम अपना तेज कर दिया है। एबीपी न्यूज को जो खबर मिली है उसके मुताबिक पंजाब में अकाली दल की भी घर वापसी हो सकती है। अकाली दल और बीजेपी के नेता एक दूसरे के संपर्क में। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की अमित शाह से मुलाकात हो चुकी। नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ चुके हैं। जयंत चौधरी से बात अंतिम दौर में है। चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं। ये तीनों नेता एनडीए से दूर थे, अब चुनावी मौसम में एनडीए का कुनबा बढ़ता हुआ दिख रहा है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी के बीच समझौता तय होने की ओर है।
कल ही अमित शाह और चंद्रबाबू नायडू के बीच पहले दौर की मुलाकात हुई है और खबर है कि 25 तारीख को हैदराबाद में दोनों के बीच दूसरे दौर की मुलाकात होगी। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी मुलाकात संभव है। चंद्रबाबू नायडू पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। 2019 के चुनाव से पहले एनडीए से अलग हुए थे और तभी से राजनीति में हाशिए पर हैं। आंध्र की राजनीति में जगन मोहन रेड्डी को चुनौती देने के लिए बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। इस बीच खबर ये भी है कि पंजाब में अकाली दल भी एनडीए में वापसी करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अंदर खाने पंजाब की राजनीति में इस बात की चर्चा है। सूत्रों की माने तो अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के संपर्क में है। अकाली दल पहले एनडीए का घटक दल भी रहा है। 2019 में चुनाव भी दोनों ने साथ में मिलकर लड़ा था, लेकिन 2020 में किसान आंदोलन के सवाल पर अकाली दल बीजेपी से अलग हट गया था, जिसके बाद विधानसभा चुनाव दोनों ने अलग अलग लड़ा और दोनों की ही करारी हार हुई। अब पंजाब में अपनी सियासी जमीन को बचाने के लिए ये दोनों दल एक बार फिर से साथ में आ सकते हैं। बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त की बड़ी खबर यह है, पंजाब की सियासत से जुड़ी शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुराने फॉर्मूले से अलग बीजेपी ज्यादा लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ सकती है। आपको बता दें कि अकाली दल पहले भी एनडीए के साथ लंबे समय तक पार्टी रही थी, उसके साथ दोनों एक दूसरे के साथ रहे थे और अब जो है एक बार फिर से शिरोमणि अकाली दल एनडीए में शामिल हो सकती है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर जानिए। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े राज्यसभा जा सकते हैं। पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की जो संभावित लिस्ट बनाई है उनमें विनोद तावड़े का नाम भी है। इस लिस्ट में नारायण राणे, पंकजा मुंडे, विजया रहाटकर, अमरीश पटेल, माधव भंडारी, चित्रा वाघ, हर्षवर्धन पाटिल और संजय उपाध्याय के नाम भी हैं। बीजेपी महाराष्ट्र से 3 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेज सकती है। इनमें विनोद तावड़े वही नेता हैं जिन्होंने बीजेपी और जेडीयू की बिहार में सरकार बनाई थी। अब विनोद तावड़े के राज्यसभा में जाने की खबर भी सामने आ गई है। कांग्रेस में भी राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर मंथन तेज हो गया है। बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधायक एकजुट हो गए हैं तो कांग्रेस कुल 10 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। बड़ी खबर यह है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का नाम राज्यसभा जाने वाली रेस में तेजी से आगे बढ़ चला है। लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच अब चर्चा इस बात की तेज है कि हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा कौन जाएगा, सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ एक सीट के लिए होने वाले चुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार किसे बनाएगी, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। आज खबर ये आई है कि सोनिया या प्रियंका में से किसी एक को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पिछले कई दिनों से ये बात चर्चा में है कि सोनिया गांधी दक्षिण भारत से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। इसको लेकर तेलंगाना कांग्रेस ने तो बाकायदा प्रस्ताव पारित कर दिल्ली भी भिजवाया हुआ है। लेकिन यदि सोनिया गांधी राज्यसभा जाती हैं तो जाहिर है कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगी। हालांकि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी देश भर में लोकसभा चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी संभालेंगी। ऐसे में उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी सस्पेंस कायम है। मध्य प्रदेश से अजय माकन या अरुण यादव, राजस्थान से जितेंद्र सिंह या अभिषेक मनु सिंघवी, कर्नाटक से सुप्रिया श्रीने और महाराष्ट्र से पवन खेड़ा को कांग्रेस राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि महाराष्ट्र में पेच ये फंस रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी 10 फरवरी को पार्टी छोड़ने वाले हैं। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान अभी कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में जिशान और कांग्रेस के 1-2 विधायक और पाला बदल लेते हैं तो फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस उम्मीदवार का जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। जिस परिवार में तुम इतने साल रहे, मैं उस परिवार के अंदर भी बहुत इश्यूज उठाते रहा। सपोज आप किसी परिवार से जुड़ी हुई बच्चा और फिर उस परिवार से निकलते तो कुछ तो हुआ होगा कि इंसान निकलता है। 15 राज्यों के 56 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 15 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और जहां जरूरत होगी वहां 27 फरवरी को चुनाव कराए जाएंगे। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इन 56 सीटों में से 10 सीट कांग्रेस जीत सकती है, बशर्ते कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस के विधायक एकजुट रहें।